बड़ी चर्चा है कि ये कॉमेट है कोई या कोई एलियन शिप है। तो इसके बारे में मतलब अलग अलग राय है। जो एक प्रसिद्ध फिजिसिस्ट हैं, जो मटेरियल है स्पेस से अर्थ पर आता है, तो ये भी क्लोज सिस्टम नहीं है, सोलर सिस्टम भी क्लोज सिस्टम नहीं है। डिसऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ क्यों बढ़ रही है? इसे तो डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ बढ़ना चाहिए। मतलब ये कहा जाए तो ये रायता फैलाने की तुली हुई है। इसीलिए हम टाइम का जो फ्लो है उसको महसूस कर पाते हैं, और इसीलिए वो स्लो भी होता है और वो मतलब फास्ट होता भी दिखता है। तो हमारे साथ है अर्पित। अर्पित एक साइंस के जानकार व्यक्ति हैं और रैशनलिस्ट हैं और यूट्यूबर हैं। इनका यूट्यूब चैनल का नाम है अर्पित एक्सप्लेन्स। तो पिछले करीब 8 साल से ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं। तो स्वागत है आपका। तो हम शुरू करते हैं समय से। समय एक्चुअली हमारे लिए तो बहुत सामान्य चीज़ है कि हमें कब कोई काम करना है, कब नहीं करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कब कहीं आना है और कब कहीं जाना है। लेकिन फिज़िक्स में जब हम देखते हैं तो समय कोई ख़ास चीज़ है। ये समय मुड़ भी जाता है, ये रुक भी जाता है, ये एक्सपेंड भी करता है और ये डायमेंशन भी है। तो मतलब ये पूरा मामला समय का है क्या? ये मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ है, बड़ी सामान्य सी चीज़ है, या कोई वास्तव में कोई विशेष चीज़ है ये? इतनी साधारण नहीं है एक्चुअल में, जो हमारे एक्सपीरियंस में जो आता है, क्योंकि हमने टाइम को जिस तरह से एक्सपीरियंस किया है, हम देखते हैं कि जो समय है वो हमारे लिए फिक्स ही होता है। एक सेकंड मतलब कितना होता है, या एक दिन का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, वो हमारे लिए, क्योंकि हम बचपन से उसी को एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। हम सोचते हैं कि जो टाइम है वो बदल नहीं सकता, और बहुत लंबे समय तक यही मान्यता थी लोगों में कि भाई जो टाइम है वो तो फिक्स ही है और हर किसी के लिए फिक्स है। बाद में जब आइंस्टाइन जब अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम कर रहे थे, तब उसके बाद में उन्हें लगा कि टाइम जो है वास्तव में ये भी रिलेटिव है, ये कोई फिक्स नहीं है। और उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली भी उन्होंने मतलब बताया कि इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। और बाद में जब उन एक्सपेरिमेंट्स को किया गया तो वाकई में उनकी बात सही साबित हुई कि टाइम भी कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है जो कि एकदम तय है। और ये बड़ा फैसिनेटिंग था, क्योंकि इसका मतलब था कि जो समय हमारे लिए जिस रफ्तार से बीत रहा है, किसी अदर ऑब्जर्वर के लिए किसी दूसरी रफ्तार से बीत सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक ऐसा प्लेनेट है जो कि किसी ब्लैक होल के करीब में है, तो ब्लैक होल चूंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल जो पावर है उसकी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से वहाँ पर क्या हो सकता है कि उसका टाइम हमारे मुकाबले में काफ़ी धीमा बीते। हम्म। तो अ, अगर हम मतलब वहाँ पर देखें तो हमें ऐसा लगे कि चीज़ें बहुत धीमे धीमे चल रही हैं। हम्म। और अगर वहीं वहीं से वो अगर हमारी अर्थ को देखें तो उन्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है। लेकिन हमें वो जो मतलब हम जो धरती पर हैं, हमें हमारे लिए सामान्य रूप से सब कुछ चल रहा है, और वहाँ पर जो उस प्लेनेट पर है उनके लिए भी सब कुछ सामान्य चल रहा है। उनके लिए भी जो घड़ी की सुइयां हैं जो टिक टिक करके जिस रफ्तार से चलती हैं धरती पर हमें चलती हुई दिखती हैं, उनको भी वैसी चलती हुई दिख रही हैं। हम्म। लेकिन फर्क का पता तब चलता है जबकि हम कंपेयर करते हैं, ओके। तो हमें पता चलता है कि उनका जो टाइम है वो रिलेटिवली हमसे स्लो चल रहा है और हमारा टाइम फास्ट चल रहा है। मुझे साइंस में कोई पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर का भी कॉन्सेप्ट है, या फिर सिर्फ जो कुछ भी है वो सिर्फ साइंस है? हाँ, ओबियसली फास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो साइंस है उसको कॉजुअलिटी की तरह कहती है। मतलब कॉज एंड इफेक्ट की जो चेन है, उसमें एक कॉज है, उसके उसका फिर इफेक्ट है, फिर उसका एक कॉज है, इस तरह से एक चेन हम बनाते हैं। तो वैसे जो पहले जहाँ से शुरुआत हुई है उसको हम कहेंगे कि ये पास्ट है, और वो जिस तरह से चेन आगे इवॉल्व होती हुई चली जा रही है, तो वो इवॉल्व होती हुई आगे फ्यूचर की तरफ चली जा रही है। तो इस तरह से जो है साइंस टाइम को बताता है। अच्छा, जैसे हम लाइट की स्पीड जानते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो क्या साइंस में भी इस तरह की कोई स्पीड है समय की? हाँ, जो एक्चुअल में जो जिसको हम स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं ना, 3 लाख जो किलोमीटर पर। किलोमीटर पर सेकेंड, वो एक्चुअल में कॉजुअलिटी की ही स्पीड है। उसको स्पीड ऑफ, इसीलिए आप देखोगे कि जो उसको सी से रिप्रेजेंट करा जाता है। अच्छा, अभी तो हम टेक्निकली हम देखें तो हम जिस भी चीज़ को देख पाते हैं वो दरअसल पास्ट देख पाते हैं उस चीज़ का। हम कभी किसी चीज़ का प्रेजेंट नहीं देख पाते, क्योंकि किसी भी चीज़ को देखने के लिए टाइम लाइट की ज़रूरत होती है, और लाइट ट्रेवल करती है, उसमें वक्त लगता है।
तो इस हिसाब से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, इवन हम आसमान में देखें या मान लीजिए मैं इस कमरे में कुछ भी देखता हूँ तो किसी भी चीज़ को मैं सिर्फ उसका पास्ट देख पाता हूँ। तो हम क्यों किसी अपने प्रेजेंट को नहीं देख पाते? क्या कोई प्रेजेंट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है? इसका कोई क्लैरिफिकेशन है क्या? एक्चुअल में जो कॉजुअलिटी है, या जिसको कहें समय भी कह सकते हैं, कि जो समय है वो एक धारा है। ये कुछ ऐसा है कि जैसे कि कोई नदी है ना जो बह रही है, अगर हम उसमें ढूंढना चाहें कि नदी कहाँ है, जिसे हम अभी नदी कह रहे हैं, विद इन ए सेकेंड वो आगे बढ़ चुकी है। राइट। तो यही समय के साथ है, जिसको हम प्रेजेंट कह रहे हैं। वो प्रेजेंट हमारे, जब तक कि हम प्रेजेंट बोलते हैं या जब तक हम सोचते हैं कि हाँ ये प्रेजेंट मूवमेंट है, वो मूवमेंट आगे सक जाता है। बिल्कुल। तो ये बहाव है इसमें। अगर हम कहें कि प्रेजेंट, हमने जस्ट एक कहें कि चूंकि हमें चीज़ों को अगर हम कहें कि भाई अभी मैं ये कर रहा हूँ या वर्तमान में मैं ये कर रहा हूँ, तो उसको हमें किसी तरह से तो डिफाइन करना पड़ेगा। राइट। हमने एक शब्द बना लिया है कि भाई जिससे लोगों को पता चल जाए कि भाई ये अभी, हाँ अभी इस मूवमेंट की बात हो रही है, लेकिन वो जो मूवमेंट है वो भी बहाव है, वो भी बह जा रहा है। अच्छा, फ्री विल के बारे में आप क्या सोचते हैं? कोई मतलब इंसान अपने हिसाब से अपने निर्णय ले पाता है या नहीं ले पाता है? उसे अनुमति है या नहीं है? क्योंकि जैसे हमारे हम जो कुछ भी डिसीजन लेते हैं वो हमारे इवोल्यूशनरी बायसेस हैं, अपने बैगेजेस हैं, हमारी कंडीशनिंग है, हमारी प्रोग्रामिंग है, उसके हिसाब से सारा हम अपने डिसीजंस लेते हैं। और इवन ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे डिसीजन लेने से पहले हमारा ब्रेन एक डिसीजन ले चुका होता है, तब हम जाके कोई डिसीजन ले पाते हैं। क्या टेक है आपका इसमें? अ, अभी जैसे मैंने बताया कि जो यूनिवर्स है हमारे डिटर्मिनिस्टिक है, अगर फिजिक्स की माने तो, और अगर डिटर्मिनिस्टिक है तो फिर फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती है। हमें इल्यूजन होता है कि हमने कोई डिसीजन लिया है, राइट। अपने फ्री लिया है, मेरे पर कोई कहें कि किसी का प्रभाव प्रभाव नहीं था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप सोचो कि क्या प्रभाव ऐसा होता है कि हम बिना प्रभाव के कोई डिसीजन लेते हैं? बिल्कुल। सपोज कीजिए आप कोई स्टॉक बाय करने का सोच रहे हैं, और आप बिल्कुल कन्विंस्ड हैं कि हाँ यार ये 100% आगे बेटर परफॉर्म करेगा, लेकिन फिर आप किसी की वीडियो देखते हैं और उसमें वो बता रहे हैं कि ये जो स्टॉक है इसका ये हिस्ट्री और ये आगे जो है परफॉर्म नहीं करने वाला। अब आप डाउट में, अब आप शायद उसको नहीं परचेज करेंगे। मे बी जो कहीं और से जो इन्फॉर्मेशन आई है उसने आपका जो डिसीजन था वो चेंज कर दिया। बिल्कुल। और ये हमारे साथ हर दिन होता रहता है। हमें लगता है हम फ्रीली डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन वो फ्री उतना होता नहीं है। एक स्टडी है, इजरायली जजेस पर स्टडी की गई थी। और सोचिए एक जज का जो पेशा होता है वो इतना कहीं कि उससे बहुत ईमानदारी की उम्मीद की जाती है, और ये कहा जाता है कि वो बहुत बिल्कुल निष्पक्ष होकर कोई निर्णय देगा। तो क्या वहाँ उनके पास फ्री विल होती है कि वो एकदम निष्पक्ष निर्णय दे सके? तो उन्होंने टेस्ट किया उसमें, और उन्होंने पाया है कि जो बेल मिलने की जो परसेंटेज है वो लंच करने के बाद बढ़ जाती है। तो सोचिए, लंच जैसी एक मामूली चीज हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करती है, और हम कहते हैं कि भाई नहीं, मैं फ्रीली डिसीजन लेता हूँ, मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है। तो ये ऐसा होना पॉसिबल है? हमारी सोचिए कि बचपन से जब हम पैदा हुए हैं, जो अपब्रिंगिंग है हमारी, उसमें बहुत सारी चीजें हमने गैदर करी हैं, राइट। और हम लगातार इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं अपने आसपास से, और वो इन्फॉर्मेशन हमें बदलती रहती है लगातार। तो हमारे जो डिसीजंस हैं वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं कि हमारी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, क्या क्या हमने सीखा बचपन से लेके अब तक, और अभी प्रेजेंट में आसपास जो इन्फॉर्मेशन थी उसने हमें किस तरह से अफेक्ट करा। वो सारी चीज़ें मिलकर हमारे डिसीजन को अफेक्ट करती हैं। हमें ऐसा लगता है कि भाई हमने ये फ्रीली लिया, वो फ्रीली होता नहीं। एंट्रोपी में हम देखते हैं जैसे कोई रूम है और अल्टीमेटली उससे गंदा ही होना है ना? अगर उसे मैनेज ना किया जाए, साफ सफाई उसकी ना की जाए, या कोई चाय है, वो चाय है, कॉफ़ी है, वो ठंडी ही होनी है। एजिंग है, एजिंग का प्रोसेस है। तो ये जो प्रकृति है ये डिसऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ क्यों बढ़ रही है? इसे तो डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ बढ़ना चाहिए। मतलब ये कहा जाए तो ये रायता फैलाने में क्यों तुली हुई है? इसे रायता समेटना चाहिए। उसका रीज़न ये है, मैंने इसको काफ़ी तरह से समझने की कोशिश करी, और मुझे एक चीज़ जो मेरे को जब सबसे बेस्ट लगी, और वो एग्जांपल ये है कि डिसऑर्डर क्रिएट करने के बिलियंस ऑफ वेज हैं, ऑर्डर क्रिएट करने का उसमें कोई एक होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज कीजिए कि कोई कोई चीज़ यहाँ पर खड़ी हुई है, उसको अगर मैं हिट करता हूँ, और हिट करने से मतलब अगर हम फिजिक्स की भाषा में, मैंने उसको कुछ एनर्जी दी, और वो कहीं भी गिर सकती है। ठीक ठीक है ना? अब अगर मैं उल्टा करता हूँ, मैं अब जैसे कोई चीज़ खड़ी थी यहाँ पर और वो गिर गई, अब मैं अगर यहाँ इस टेबल पर हिट करूँ, तो क्या वो वापस से खड़ी हो सकती है? तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो, जैसे अगर हम उसे खड़े हुए को ऑर्डर माने, और जब हमने उसको हिट किया वो फिर गिर गई, तो दैट मीन वो डिसऑर्डर में चली। बिल्कुल। और हम वापस से वो टेबल को हमने हिट किया, हमने अल्टीमेटली एनर्जी ही दी उसको, राइट। तो उस एनर्जी से क्या वापस वो अपनी वो खड़ी हुई पोजीशन में क्यों नहीं आ सकती? तो उसके पीछे रीजन ये है कि उस चीज के गिरने के बहुत सारे तरीके हैं, वो कैसे भी गिर सकती है,
लेकिन जो खड़े होने के लिए जो अल्टीमेट जो रास्ता है वो बड़ा रेयर है। तो अल्टीमेटली जो यूनिवर्स है उसमें ऐसी भी ऐसा नहीं है कि जो मतलब हर चीज जो है ऑर्डर ऑर्डर कहीं क्रिएट ही नहीं होता, ऑर्डर भी क्रिएट होता है, लेकिन डिसऑर्डर क्रिएट होने के रास्ते बहुत सारे हैं। ऑर्डर क्रिएट होने का कहीं बिलियंस में से कोई एक है। तो वही है कि फिर इसीलिए जो एंट्रोपी लगातार बढ़ती रहती है। और एंट्रोपी का जो एक्चुअल में जो थर्मोडायनेमिक्स में जो इसकी डेफिनेशन दी गई है वो ये कहती है कि इन अ क्लोज सिस्टम एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, मतलब कोई क्लोज सिस्टम होगा एंट्रोपी हमेशा उसमें बढ़ती रहेगी। कुछ लोग इसको फिर इस तरह से भी कहने लगते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो फिर जो लाइफ है, लाइफ तो एक ऑर्डर क्रिएट हो रहा है ना, तो ये ऑर्डर कैसे क्रिएट हो जा रहा है अगर अगर एंट्रोपी बढ़ती ही है बिल्कुल हमेशा। बिल्कुल। तो उसका जो स्टेटमेंट है उसको आप ठीक से समझे, वो कह रहे हैं क्लोज सिस्टम के अंदर जो है एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। सिस्टम ये है कि मतलब कि फिर उसका बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं है, जो कुछ है वो उसके अंदर ही है। ठीक है ना। तो अब अगर हम लाइफ को देखें तो लाइफ का तो बाहर से इंटरेक्शन है। हम तो लगातार खाना भी खा रहे हैं, हमारी बॉडी से हीट भी निकल रही है, और भी तमाम चीजें हम लगातार अपने आसपास के नेचर से इंटरेक्ट करें। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्लोज सिस्टम नहीं है। इसी तरह अगर अर्थ को देखें, अर्थ भी क्लोज सिस्टम नहीं है। अर्थ भी जो है सन से लगातार हीट लेती है, एनर्जी लेती है, और बहुत सारी एनर्जी डेसिपेट भी करती है, बहुत सारी गैसेज छोड़ती है, और बहुत सारे जो मटेरियल है स्पेस से अर्थ पर आता है। तो ये भी क्लोज सिस्टम नहीं है। सोलर सिस्टम भी क्लोज सिस्टम नहीं है। तो अल्टीमेटली ये बात जाकर यूनिवर्स पे रुकती है कि एक जो यूनिवर्स है उसकी जो अल्टीमेट जो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ेगी। अगर कहीं ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, जैसे हम कहें कि कोई लाइफ कहीं पे क्रिएट हो रही है कोई, तो हम कहें कि ये तो ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। या कहीं पर हो सकता है कि कोई चीज जो है वो गर्मी से ठंड की तरफ जा रही है, जैसे एसी है। एसी क्या कर रहा है कि एक जो कमरा है उसको ठंडा कर रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे कह सकते हैं एंट्रोपी रिवर्स हो रही है। ये चीज जो है डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ जा रही है। भाई होना चाहिए था कि भाई एंट्रोपी कहती है कि जो हीट है वो लगातार फैलती चली जाती है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली वो एंट्रोपी बढ़ा रहा है, क्योंकि जो एसी की जो मोटर है वो जब वो उसको प्रोसेस में गर्म करती है फिर वो गर्मी बाहर फेंकता है। तो डिसऑर्डर अगर हम उसको टोटल जो ऑर्डर और डिसऑर्डर को लेके टोटल करेंगे तो हमें पता चलेगा अल्टीमेटली डिसऑर्डर बढ़ा ही है, ओके। कम नहीं हुआ। अच्छा, आजकल 3i एटलस की एक बड़ी चर्चा है कि ये कॉमेट है कोई या कोई एलियन शिप है। तो इसके बारे में मतलब अलग अलग राय है। जो एक प्रसिद्ध फिजिसिस्ट हैं नील डिग्रास टायसन, वो कह रहे हैं कि भाई इसकी बहुत कम संभावना है कि ये कोई एलियन शिप हो। मिचियो काकू है एक दूसरे फिजिसिस्ट, वो भी कह रहे हैं कि भाई उनकी लिस्ट में मतलब 1% संभावना है उनके हिसाब से। इवन नासा ने भी कहा है कि ये कोई कॉमेट नहीं है। लेकिन जैसे हार्वर्ड के एवी लोब हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा इस चर्चा की है इस बात की कि ये कोई एलियन शिप भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी अनोमलीज हैं। लगभग 1 दर्जन के आसपास अनोमलीज उन्होंने बताई हैं कि इसका जो बिहेवियर है इस कॉमेट का, सो कॉल्ड कॉमेट का, ये सामान्य कॉमेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। इसकी स्पीड है, मान लीजिए स्पीड 60 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है, या इसमें निकल की मात्रा बहुत ज़्यादा है जो कि कॉमेट में नहीं मिलती है, या इसका साइज़ बहुत बड़ा, एक एक आइलैंड के बराबर है, एक शहर के बराबर मान लीजिए इसका साइज़ है, कुछ इस प्रकार की बातें आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या संभावना है इसके कॉमेट या उसके एलियनशिप होने की? तो मैं इसको बहुत ज़्यादा तो फॉलो नहीं किया है, इसको थोड़ा बहुत जितना भी पता है तो मैंने मतलब जो समझा है, मुझे तो लगता है कि नेचुरल ऑब्जेक्ट ही है ये। इसको कोई एलियन शिप कहना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा, क्योंकि अगर तो एलियन शिप होता तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपना जहाँ से भी आया है वहाँ से संपर्क में तो होना चाहिए इसको। और अगर संपर्क में है तो उसको संपर्क में होने का एकमात्र तरीका तो यही है कि रेडियो वेव्स के थ्रू ही संपर्क हो सकता है। हम्म तो फिर तो उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर रेडियो वेव्स के थ्रू वो संपर्क कर रहा है तो हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ से कोई रेडियो वेव्स निकल रही है कि नहीं निकल रही है। स्पेस और टाइम को, ये वैसे दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनको एक भी कर दिया गया तो इनकी इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों की, स्पेस की और टाइम की, जो इन्हें स्पेस टाइम बता दिया गया? वो उसकी करने की वजह यह है कि एक स्पेस टाइम जब हम बात करते हैं तो वो एक 4D क्वांटम हो जाता है। जो स्पेस है वो एक 3D स्ट्रक्चर है, हम्म और जब हम उसमें टाइम भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो एक 4D बन जाता है। ओके। और 4D जो स्ट्रक्चर है उसको समझना मतलब अभी हमारे ब्रेन के लिए बड़ा मुश्किल है। ये इसको ऐसा समझे कि कोई 3D स्ट्रक्चर है और वो लगातार एक डायमेंशन में एक्सपेंड होती चली जा रही है। ये मतलब कुछ ऐसा है। तो जो इसीलिए जो टाइम का जो बहाव है वो हमें मतलब इसीलिए हम टाइम का जो फ्लो है उसको महसूस कर पाते हैं, और इसीलिए वो स्लो भी होता है और वो मतलब फास्ट होता भी दिखता है। उसमें जो फर्क है वो इसीलिए हमें पता चलता है, क्योंकि कोई भी चीज जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर सपोज अर्थ है, वो भी उसी बहाव में, मतलब आप सोचिए कि जो स्पेस है वो
आसपास हर चीज को घेरा हुआ है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि स्पेस से बची हुई है। बिल्कुल। और उसके अंदर जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें वो फ्लो हो रहा है, और जितनी उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी है उस हिसाब से वो फ्लो हो रहा है। तो इसी वजह से फर्क पड़ता है ग्रेविटी का टाइम के ऊपर। जितना मैसिव ऑब्जेक्ट होता है उतना ही जो है जो टाइम है वो स्लो हो जाता है वहाँ पर। जैसे बिग बैंग थ्योरी है, बहुत तो उसकी स्वीकार्यता है, ऐसे ही जो बिग बाउंस थ्योरी है वो कोई नई थ्योरी है या पहले से ही चली आ रही है, और ये है क्या एक्चुअल में, ये बिग बैंग थ्योरी से किस तरह अलग है? बिग बांग से कहती है कि मतलब ये यूनिवर्स है वो साइक्लिक है। हम्म। अभी जैसे एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड होते 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 शायद एक जगह पे रुकेगा एंड देन कलेप्स हो जाएगा, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। ये बिग बाउंस है एक कई मतलब इसमें कई सारी थ्योरी की जो यूनिवर्स है इसका फेथ आगे आगे जाके क्या होने वाला है। एक बिग रिप थ्योरी है जो कहती है कि फैलते 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 इतना फैल जाएगा कि जो स्पेस का जो फैब्रिक है वही फट फट जाएगा। जाएगा वो। हाँ, वो खत्म हो जाएगा। एक है कि बिग क्रंच है, वो बढ़ेगा देन सिकुड़ेगा और फिर वापस जाके क्रंच हो जाएगा, देन फिर बिग 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 हो जाएगा। तो ये कई तरह की थ्योरीज हैं। अभी 100% श्योरली कुछ भी कहना मुश्किल है कि पता नहीं कौन सी थ्योरी सही होगी, लेकिन मोस्टली जो फिजिसिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि जो यूनिवर्स का जो अल्टीमेट फेथ है वो यही है कि ये जो है हीट डेथ ही इसका अल्टीमेट फेथ है। मतलब ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, जो एंट्रोपी है वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और एक दिन जाकर ये जो भी है सारी एंट्रोपी इतनी बढ़ जाएगी कि बिल्कुल मतलब कहें कि जो यूनिवर्स है वो एकदम कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कोई हलचल नहीं रहेगी। कोई मतलब इतना ठंडा हो जाएगा कि कोई जो एटॉमिक जो वाइब्रेशन है वो भी जो है रुक जाएगी। और यही फिर इसका अल्टीमेट फेथ होगा, इसके आगे फिर कुछ होगा। तो अच्छा, जैसे मैं ये कहते हैं कि भाई अर्थ जो है वो एक स्पेस टाइम फैब्रिक में पे घूम रही है, तो जब ये फैब्रिक में घूमती है तो कोई फ्रिक्शन नहीं होता इसका क्या? नहीं, ये फैब्रिक मतलब कहें कि ऐसा नहीं है कि जो कि अ, इस तरह का है कि जो कोई फ्रिक्शन क्रिएट करे। ये बेसिकली एक फील्ड है। अच्छा। हाँ, एक फील्ड है, उस फील्ड में जो है जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। और फील्ड में हर पार्टिकल कैसे उससे इंटरेक्ट करेगा उस फील्ड से, उसका वो पूरा एक पार्टिकल फिजिक्स है जो कि हमें बताती है। जो ग्रेविटी भी जो आती है, ग्रेविटी का जो फोर्स आता है वो भी अल्टीमेटली वो पार्टिकल इंटरेक्शन के थ्रू ही आता है। उसको मतलब उस तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है हम्म। कि जैसे हिग्स बोसॉन है। अब जैसे कि अगर पार्टिकल फिजिक्स में अगर वो बताए कि भाई ग्रेविटी को एक्सप्लेन करें तो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि जो हिग्स बोसॉन है वो एक ऐसा पार्टिकल है कि उससे कोई पार्टिकल जितना इंटरेक्ट करता है उतना ही ज़्यादा मास उसके अंदर आ जाता है। तो अर्थ के अंदर जो मास है वो इसी वजह से आ रहा है कि वो जो स्पेस का जो फैब्रिक है उसके साथ वो इंटरेक्ट कर रही है, उसकी वजह से वो मास उसके अंदर पैदा हो रहा है। हम्म। तो ये मतलब इस तरह से उसमें फ्रिक्शन जो है वो एक अलग चीज़ है। फ्रिक्शन जो है एटम टू एटम जो इंटरेक्शन है और उसके वजह से जो चीज़ें हैं उसकी वजह से वो फ्रिक्शन है, हम्म। वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बड़ी चर्चा होती है और बड़ा इसका महत्व बताया जाता है, तो ये क्यों बताया जाता है, मतलब क्या रीज़न है और क्यों ये इतना इसका इतना महत्व है? एक डिबेट थी काफ़ी टाइम से साइंटिस्ट के बीच में कि जो लाइट है वो पार्टिकल है या वेव है। तो ये डिबेट काफ़ी टाइम से चल रही थी, और इस ये डिबेट सेटल हुई जब हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है किया। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेसिकली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दो स्लिट्स बनाई, मतलब दो पतली जो झिर्री थी वो उन्होंने बनाई और उसमें से लाइट को पास कराया। अब तो अगर अगर लाइट पार्टिकल होती तो हमें सामने स्क्रीन पर क्या दिखना चाहिए था, पैरेलल लाइन दिखनी चाहिए थी हमें। लेकिन वो हमें नहीं दिखी, हमें एक फ्रिंज दिखी। और फ्रिंज दिखने का मतलब ये है कि जो लाइट है वो वेव है, वो वेव की तरह बिहेव कर रही है। और इसलिए क्यों दिखती है हमें फ्रिंज, उसका रीजन ये है कि अगर पार्टिकल होती तो सीधा वो वहां से स्लिट से निकलते और सामने जाके हिट करते। बिल्कुल। बट वो ऐसे नहीं करते, वो जब निकलते हैं दैट मीन्स कि वो वेव है, और वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो आपस में भी इंटरेक्ट करती हैं। तो वहां से पास हो रही है, आपस में इंटरेक्ट कर रही है, और उस वजह से वो सीधे सामने जाके हिट नहीं कर रहे। वो एक पैटर्न हमें जो है इंटरफेरेंस पैटर्न जो है हमें सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई जी, लाइट वेव है, मामला खत्म हो गया। लेकिन साइंटिस्ट यहाँ पे नहीं रुकते, उसके बाद वो कहते हैं कि चलो अब इस चीज़ को इलेक्ट्रॉन के साथ करके देखते हैं। हम्म। इलेक्ट्रॉन को कराया तो इलेक्ट्रॉन भी जो है उसने भी वेव जैसी प्रॉपर्टी शो करी, और सामने जो स्क्रीन था वहाँ पर फ्रिंज पैटर्न मिला। तो उन्होंने कहा चलो ये पता करते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन करके छोड़ते हैं, और हम देखेंगे कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से होकर जाता है। ओके, तो उन्होंने जो स्लिट के पास डिटेक्टर प्लेस कर दिया, और वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते थे और देखते थे किस स्लिट से होकर गुजरा है वो।
तो डिटेक्टर जिस स्लेट से होकर गुजरता था वो डिटेक्ट करता था, और इस तरह से वो लगातार इलेक्ट्रॉन फायर करते रहे। और बाद में जब उन्होंने देखा कि जो अब जब उन्होंने सामने स्क्रीन पर देखा, तो स्क्रीन पर जो वेव पैटर्न था वो गायब हो चुका था, और सामने वो दो पैरेलल लाइन दिख रही थी वहाँ पर। अब ये बड़ी हैरानी की बात थी कि ऐसा क्या हो गया, मतलब जब अगर ये वेव जैसा ही था तो इसको जो वेव ही रहना था। वेव रहना था, इसको ये इसने प्रॉपर्टी क्यों चेंज कर ली। बिल्कुल। तो फिर ये पता चला कि यार जब भी हम वो डिटेक्टर, अगर डिटेक्टर को बंद कर देंगे तो वापस हमें जो है फ्रिंज पैटर्न मिलता है, डिटेक्टर ऑन है तो हमें वो लाइन मिलती है। अब ये बड़ी इंटरप्रिटेशन की दिक्कत पैदा हुई कि भाई ये इलेक्ट्रॉन कैसे पता चल गया कि हम उस पर नजर रख रहे हैं। ये मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग था, और इसकी फिर अलग अलग जो है इंटरप्रिटेशंस रही। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है वही एक्चुअल में चीज़ों को बदलती है, मतलब जब हम हमारी कॉन्शियसनेस इंटरेक्ट करती है किसी चीज़ से तभी वो एक्चुअल में चीज़ एग्जिस्टेंस में आती है। ये किस तरह से भी इसको रखा गया, और बहुत सारे लोग जो है जो सूडो साइंटिस्ट हैं, या फिर कहें कि जो ऐसे हैं जो कि आध्यात्मिक जो बातें हैं उनको किसी तरह से साइंस के साथ मिलाकर पेश करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा सुनहरा मौका मिल गया। उन्होंने क्वांटम के नाम पर बहुत तरह की चीज़ें शुरू कर दी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है इसको अगर समझा जाए तो, क्योंकि वो जिस तरह से इस चीज़ को पेश करते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस की वजह से वो चीज़ बदल गई। लेकिन कॉन्शियसनेस की बात नहीं, बात है डिटेक्टर की। जब वो डिटेक्टर आप लगाते हो, एक चीज़ ये है कि आप इलेक्ट्रॉन को आंखों से नहीं देख सकते, कि उसके लिए आपको कोई डिटेक्टर लगाना पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा, आंखों से देखने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो बेसिकली हो वहां पे कह रहा है कि अब डिटेक्टर जो है वो कैसे डिटेक्ट करेगा। डिटेक्टर को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई कैमरा है, कैमरे से अगर हमें कि कोई चीज़ डिटेक्ट करनी है तो उसके लिए क्या होता है, एक फोटोन जाता है और वो जो ऑब्जेक्ट है उससे हिट करता है और वापस जाके कैमरे में उसके जो सेंसर उस पर जाके उस चीज़ को रिकॉर्ड करता है। सिमिलर प्रोसेस डिटेक्टर के अंदर होता है कि वहां से भी फोटोन जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करेगा, एंड देन वापस डिटेक्टर में आएगा, उससे पता चल जाएगा डिटेक्टर को यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हुआ है। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एक कोहेरेंस है जो कि उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया। राइट। फोटोन से जब हमने वो डिस्टर्ब हो गया इसलिए वो वेव पैटर्न नहीं बना पाया। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज हुआ, इसमें किसी कॉन्शियसनेस का कोई रोल नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, और इसको इस एक्सपेरिमेंट को और भी आगे लोगों ने बढ़ाया, क्योंकि फिर उसमें कुछ ऐसा कहने वाले भी थे कि भाई ठीक है आप ये कह रहे हो कि वो उसकी वजह से हुआ, लेकिन अल्टीमेटली तो फिर बाद में जाकर इस रिजल्ट को कोई ह्यूमन ही देखता है ना। मान लीजिए कि हमने डिटेक्टर लगा दिया, उसके बाद आप उसको जो रिजल्ट है उसका जो आप उसको लॉक करके चले गए, ठीक। अपने घर चले गए, और वो एक्सपेरिमेंट चलता रहा। बाद में जब आप आए, आपने कंप्यूटर स्क्रीन खोली, तब आपने उस पैटर्न को देखा, ठीक है ना। अब कोई कहे कि भाई वहां पर तो कोई कॉन्शियस बीइंग था ही नहीं, तो फिर ये कैसे पैटर्न बना। तो उसमें फिर उनका आर्गुमेंट ये होता है कि भाई बाद में तो जाकर देखा ना आपने, तो जब वो उनको यूनिवर्स को पता था कि बाद में आप जाकर इसको देखने वाले हो, इसलिए वो उसमें प्रॉपर्टी अपनी चेंज कर ली। अच्छा। हाँ, तो अब इसमें भी फिर एक एक्सपेरिमेंट और हुआ, तो उसमें उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा ठीक है हम इसको रिकॉर्ड तो करेंगे बट इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक एटम की स्टेट में उस चीज़ को रिकॉर्ड करा, और वो डिस्क्लोज नहीं थी, बट स्टिल जो वेव फंक्शन था वहाँ पर कोलैप्स हुआ फिर भी। अर्पित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर इंटेलिजेंस या सिंथेटिक इंटेलिजेंस का ये बड़ी चर्चा है आजकल कि ये ह्यूमन को पछाड़ देगा, और इंसानी इतिहास में कदाचित पहली बार इस प्रकार की कोई तकनीक आई है जिससे कि ऐसा लगता है कि इंसान ने मानो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। बनाए तो उसने एटम बम भी है, लेकिन एटम बम खुद को चला नहीं सकता, उसे कमांड देनी होती है। लेकिन एआई के मामले में ऐसा नहीं है। तो ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि भाई ये खुद ही डिसीजन लेगा, और एक दिन आएगा कि जब बात इंसान के हाथ से निकल चुकी होगी। ऐसा जो एक प्रसिद्ध फ्यूचरिस्ट हैं रे कुर्जवेल, वो कहते हैं कि भाई बहुत जल्दी, इवन शायद 5 साल बाद ही एक ये सिंगुलैरिटी को अचीव कर लिया जाएगा। सिंगुलैरिटी मतलब कि भाई अब ह्यूमन इंटेलिजेंस से बात आगे निकल चुकी है। तो क्या लगता है, मतलब आपको कि बात मामला निकल जाएगा, ये हम पे राज करेगा और हम कुछ ना कर पाएंगे? ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी क्रांति को जन्म देने वाला है, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ। क्योंकि मतलब मुझे भी कई बार हैरानी होती है कि यार ये कैसे ऐसे कैसे हो रहा है ये। क्योंकि कुछ भी आप मतलब क्रिएटिविटी को कहें कि इसने बहुत एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। बिल्कुल। एक टाइम था जबकि मतलब
कुछ भी हमें, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ सर्च करनी है, उसमें बड़ा टाइम लगता था, और फिर उस चलो सर्च भी कर लिया, फिर उसको आप एक तरीके से उसको सजाना कि एक ऐसे वे में ताकि आप किसी को समझा सको। अब एआई में आप लिखते हो कुछ और वो पूरा एक को पूरा एक कहें कि एक आर्टिकल टाइप का बना के दे देता है। बिल्कुल। बड़ी हैरानी की बात है। आप म्यूजिक में देखो, म्यूजिक में ऐसे म्यूजिक बना दिया कि मतलब आप जज ही नहीं कर सकते कि ये किसी मशीन की क्रिएशन है। और एक साइंटिस्ट थे एलन ट्यूरिंग, उन्होंने एक टेस्ट बनाया था कि अगर हमें ये पता करना हो कि मतलब कोई जो मशीन है वो कॉन्शियस है या नहीं, तो उसको हम कैसे पता करें। तो उन्होंने एक टेस्ट बनाया था। वो टेस्ट ये था कि वो मशीन का जो रिस्पॉन्स है, वो एक ह्यूमन उसको उससे इंटरेक्ट करेगा, और वो जो उसके रिस्पॉन्स के आधार पर जज करेगा। और अगर वो ह्यूमन ये मतलब जज नहीं कर पाया कि वो एक मशीन से बात कर रहा है या फिर एक रियल ह्यूमन से बात कर रहा है, दैट मीन्स कि वो जो मशीन है उसने टूरिंग टेस्ट पास कर लिया है। पास कर लिया। तो एआई वो टेस्ट पास कर चुकी है। नहीं, मुझे इसमें इसमें इतना ज़्यादा मेरे को, मैं नाउम्मीद नहीं हूँ कि जैसे हमने साइंस फिक्शन में देखा है कि वो जो एआई है उसने कब्जा कर लिया हाँ। ह्यूमन सिविलाइजेशन में। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है। तो हाँ, लेकिन हाँ, ये हमारी जो सभ्यता है उसको बहुत अलग ढंग में बदलने वाला है, ये बात तो बिल्कुल तय है। और अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये ऐसा कब्जा नहीं करेगा, उसके पीछे रीजन ये है कि हम ना चीज़ों को अपने चश्मे से देखते हैं, क्योंकि मानव सभ्यताओं ने यही करा है। जो सभ्यता उन्नत हुई है उसने दूसरी सभ्यताओं का शोषण किया है, उन पर कब्जा किया है, तो हम उस चश्मे से देखते हैं। और ऐसा क्यों है हमारे साथ कि हम जब जो कोई ज़्यादा उन्नत सभ्यता होती है वो दूसरी सभ्यताओं पर हावी हो जाती है, उसके पीछे एवोल्यूशनरी रीजन है। एआई के साथ एवोल्यूशनरी रीजन नहीं है। उसका उसका जो ओरिजिन है वो हमारे ओरिजिन से बिल्कुल अलग है। हमारा जो ओरिजिन है वो आता है कि भाई हम एक सर्वाइवल की रेस में, तो जिस जो उस रेस को जीतता है उसी की जीन्स आगे बढ़ते हैं। तो ये हम इस रेस से निकल कर आते हैं। एआई के साथ ऐसा नहीं है। एआई को ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है उसका। उसको तो जिस चीज के लिए हमने डिजाइन करा है वो उसको वही काम करना है। तो वो क्यों ऐसा चाहेगा कि उसको, मतलब अगर वो कब्जा करके उसको क्या मिल जाएगा हमको। हमारे तो चलो कुछ लालच हो सकते हैं, हमारे अंदर कुछ लालच है, भय है, जिनसे हम चलते हैं, जो हमें चलाते हैं। उसके लिए ऐसा, उसके एआई के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसके उसके लिए कोई लालच है या कोई भय है उसके अंदर जिसको ओवरकम करने के लिए वो ऐसा। अच्छा अर्पित, हम जानते हैं कि जैसे ना 5 बार धरती पे एक बहुत मेजर एक्सटिंक्शन हो चुका है, डिस्ट्रक्शन हो चुका है। तो सामान्य भाषा में कहें तो प्रलय आ चुकी है 5 बार। तो किसी प्रलय में 70%, किसी में 80%, किसी में 90% जीवन समाप्त हो गया। उन सब के बावजूद भी हम प्रकृति को मदर नेचर या लविंग नेचर कहते हैं। हाँ, अच्छा सवाल है आपका। ये मुझे लगता है कि हम, क्योंकि हमें लगता है कि वो चीज़ें जो भी कुछ भी हम करते हैं वो प्रोवाइड कराती है, और इसीलिए कहते हैं कि मतलब जो कुछ भी आ रहा है वहीं से, नेचर से ही तो आ रहा है। जो हम खाना खाते हैं या जो हमारा शेल्टर बनाया, जो कुछ भी किया, वो सब वहीं से लिया। तो एक कहें कि एक पोइटिक सेंस में हम कह देते हैं कि मदर नेचर है। बट अल्टीमेटली देखा जाए तो कोई मदर नहीं है, कोई नेचर नहीं है, और किसी को नहीं पड़ी हुई है हमारी। अच्छा, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक हैं सोमरसेट मॉम। तो उनका एक प्रसिद्ध कोट है कि एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाता है। तो आपने तो काफी इस विषय पर लिखा भी है, तो कुछ बताइए इस बारे में। बिल्कुल ऐसा ही होता है। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई आस्था में और अंधविश्वास में क्या फ़र्क है। बस फ़र्क यही है कि जो अंधविश्वास होता है वो, उसमें बहुत थोड़े से लोग मानते हैं। अब उसी अंधविश्वास में जब बहुत सारे लोग मानने लगते हैं तो वो आस्था बन जाता है। आस्था बन जाती यही फ़र्क है। एक पीढ़ी का जो पाखंड होता है, एक पीढ़ी का जो अंधविश्वास है, वो अगली पीढ़ी का के लिए आस्था बन सकती है, परंपरा बन सकती है, धर्म बन सकता है। है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप एस्ट्रोलॉजर भी रहे हैं और टीवी पे आके लोगों का फ्यूचर बताते थे आप। तो क्या दिक्कत आ गई उसमें, क्यों आपने ये छोड़ दिया ऐसा। खाली बात मॉनिटरी बेनिफिट की होती तो इसको छोड़ने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन बात खाली ये नहीं थी। बात ये भी थी कि चूंकि मुझे पता चल गया था कि ये जो कुछ भी चल रहा है ये जस्ट मैं लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि जैसे मैं कोई भी काम करता हूँ ना, तो मैं उसके बिल्कुल अंदर तक घुसने की कोशिश करता हूँ। ऐसे नहीं कि जस्ट सरफेस लेवल पे ही काम चल रहा है। तो मैंने कहा मैं कुछ इसमें ऐसा निकाल कर लाता हूँ, क्योंकि मैं देखता था कोई भी जो एस्ट्रोलॉजर है वो बताता तो है कि ये है, लेकिन कोई ये नहीं बताता था कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या अल्टीमेट कॉज हो सकता है। तो मैं उस अल्टीमेट कॉज की खोज में था लगातार। तो मैं अपना काम भी कर रहा था, एस्ट्रोलॉजी भी कर रहा था, साथ में वो उस कॉज को भी खोज रहा था, और मैं सोच रहा था कि शायद मुझे कोई ऐसी रिसर्च कुछ तो हुई होगी जिससे हमें पता चले कि यार ये जो चीज़ है ये इस तरह से काम करती है।
और जब मैंने सर्च करा तो कोई ऐसा कॉज तो मुझे नहीं मिला जिससे कि जो कि मुझे सेटिस्फाइड कर सकता है कि ये चीज़ वास्तव में काम करती है। बट ऐसे बहुत सारी रिसर्चेज मेरे हाथ में लगी जो कि ये जो मैं बताती थी कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो फ्रॉड है। अच्छा चलो, एक बुक अगर रेकमेंड करनी हो, मैं इसलिए रेकमेंड करूंगा, इसलिए नहीं कि मतलब कि कोई बहुत गजब की बुक है, इसलिए नहीं, मतलब अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे इसमें पोटेंशियल ये दिखता है कि वो एक आम आदमी को एक बेहतर ढंग में बदल सकती है। ओके। और अगर एक ही बुक की बात है तो मैं कहूँगा कि जो सेपियंस है। वाह। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि सेपियंस और द सेल्फिश जीन, दो ऐसी किताबें हैं जो हर किसी को पढ़नी चाहिए। अच्छा अमी जी, मुझे पता चला कि आप जो है कविता भी करते हैं, तो जी। मेरे ख्याल से पॉडकास्ट में इसका समापन जो है कविता के जरिए ही होना चाहिए, वो बेस्ट है। एक एक है पोयम, मैं सुना देता हूँ आपको। दरअसल फ्यूचर पर लिखी है वो पोयम, और उसके लिए हमें फ्यूचर में चलना होगा। तो अब हम फ्यूचर में आ गए हैं, राइट। सरकार ने विदेश से एक टीकाकरण कार्यक्रम क्रय किया है। सरकार ने विदेश से एक टीकाकरण कार्यक्रम क्रय किया है, जिसके तहत बच्चों में कौन कौन सी चिप कब कब लगाई जानी है तय किया है। इंसान को मशीनी, मशीन को इंसानी बनाने पे जोर है। इंसान को मशीनी, मशीन को इंसानी बनाने पे जोर है। और है एक उभरता हुआ मौन जिसमें एआई के खतरों का सहमा हुआ शोर है। तकनीक की सुई कहीं नहीं टिक रही है। सपनों को रिकॉर्ड करने वाली डिवाइस पटरी पे बिक रही है। ज्ञान का एक और सूरज निकल चुका है। बिग बैंग से पहले क्या था पता चल चुका है। और ये जानना भी अपने आप में बड़ा क्रेजी है कि धरती ने एक पिछड़ी एलियन सभ्यता को मदद भेजी है। इस दौर में भी तकनीक का मानव सभ्यता से गहरा नाता है। इस दौर में भी तकनीक का मानव सभ्यता से गहरा नाता है। अत्याधुनिक सर्च इंजनों के कबीलों में आज भी गूगल को कुलदेवता की तरह पूजा जाता है। एक और जिंदगी की दौड़ में रन टाइम एरर से त्रस्त, अपेक्षाओं से पस्त आदमी की लाश है। एक और जिंदगी की दौड़ में रन टाइम एरर से त्रस्त, अपेक्षाओं से पस्त आदमी की लाश है। वहीं दूसरी ओर लगभग प्रकाश की गति से चलने वाले पुराने पड़ चुके वाहनों को डंप करने हेतु एक काबिल ब्लैक होल की तलाश है। अपने डीएनए में फेरबदल करा के इतराते फिरते डिजाइनर लोग खुद पे रीझ रहे हैं। अपने डीएनए में फेरबदल करा के इतराते फिरते डिजाइनर लोग खुद पे रीझ रहे हैं। इधर हम जैसे कुछ हमारे कंफर्ट जोन से चिढ़े मोटिवेशनल स्पीकरों पे खींच रहे हैं। मृत्यु पर विजय पाने की इंसानी कोशिश ने यमराज को डराया है। मृत्यु पर विजय पाने की इंसानी कोशिश ने यमराज को डराया है। खबर है कि 200 बरस की एक युवती ने फिर से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कराया है। खुद को फन्ने खां, तुर्रम खां, तीसमार खां समझते माननीय होमोसेपियंस ने माना बहुत कुछ किया है। खुद को फन्ने खां, तुर्रम खां, तीसमार खां समझते माननीय होमोसेपियंस ने माना बहुत कुछ किया है। इस बीच परलोक में एक नकाबपोश ने अपने रोजमर्रा के काम के तहत कुछ ब्रह्मांडों को झाड़ पोंछ कर वापस पुराने संदूक में रख दिया है। इस युग में भी आस्था तर्क पे भारी है। इस युग में भी आस्था तर्क पे भारी है। भक्तवत्सल भगवान की खोज जारी है। यही था उसमें। थैंक यू। थैंक यू अर्पित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत हमारी थैंक यू।